नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस समय चर्चा में रहे इलेक्टोरल बॉन्ड की। यह 2018 में शुरू की गई एक योजना है जिसके माध्यम से राजनीतिक दलों को गुमनाम फंडिंग की जाती है। ये बॉन्ड वित्तीय साधनों के रूप में कार्य करते हैं तथा ये विशेष रूप से राजनीतिक दलों को योगदान देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम की घोषणा पहली बार 2017 के बजट सत्र में शुरू की गई थी। बाद में इसे जनवरी 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड को सक्षम करने के लिए वित्त अधिनियम 2017, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, आयकर अधिनियम 1961 और कंपनी अधिनियम 2013 में संशोधन के माध्यम से राजनीतिक फंडिंग के स्रोत के रूप में अधिसूचित किया गया था। संशोधनों ने कंपनियों के लिए दान सीमा को पूरी तरह से समाप्त करके और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दान के रिकॉर्ड को घोषित करने और बनाए रखने के आवश्यकताओं को हटाकर इलेक्टोरल बॉन्ड को राजनीतिक दलों के वित्त पोषण पर कई प्रतिबंधों में कटौती करने की अनुमति दी। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय स्टेट बैंक एवं इसकी कुछ नामित शाखाओं द्वारा ही जारी किए जाते हैं और यह 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख तथा 1 करोड़ रुपए के कई मूल्य वर्ग में बेचे जाते हैं। दानकर्ता KYC अनुपालक खाते के माध्यम से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद सकते हैं और बाद में राजनीतिक दलों को धन हस्तांतरित कर सकते हैं। दानकर्ता चाहे व्यक्ति हो या कंपनी, इनकी पहचान गोपनीय रहती है। इसके माध्यम से दान पर 100% कर छूट का लाभ मिलता है तथा किसी व्यक्ति या कंपनी द्वारा खरीदे जाने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड की संख्या की कोई सीमा नहीं है। अब बात करते हैं इसके प्रोसेस पर। इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने की एक नई व्यवस्था है। सरकार का दावा है कि इस नई व्यवस्था से राजनीतिक दलों को गलत तरीके से की जाने वाली फंडिंग के प्रचलन पर रोक लगेगी और उन दलों को ही चंदा दिया जाएगा जो इसके योग्य हैं। इसके कुछ रूल हैं। रूल फर्स्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछली लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट हासिल किया हो। रूल सेकंड, इलेक्टोरल बॉन्ड किसी भी वित्त वर्ष के एक तिमाही में केवल 10 दिनों के लिए जारी किए जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के समय 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाता था। रूल थर्ड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी इलेक्टोरल बॉन्ड की वैधता केवल 15 दिनों तक रहती है। चंदा देने वाले को इन्हीं 15 दिनों के दौरान अपने मनपसंद राजनीतिक दल के खाते में कैश कराना होता है। सिर्फ 15 दिनों का समय देने के पीछे मंशा यह है कि इन बॉन्ड्स का समानांतर मुद्रा के रूप में दुरुपयोग न किया जा सके। यदि राजनीतिक पार्टी 15 दिन में बॉन्ड का कैश नहीं कराती है तो इसका पैसा PM केयर फंड में चला जाता है। रूल फोर्थ, ये बॉन्ड कम से कम 1000 तथा अधिकतम 1 करोड़ रुपए के होते हैं। अब हम समझते हैं कि यह किस तरीके से गलत है। भारत की चुनाव व्यवस्था आजादी के बाद से ही पारदर्शिता और निष्पक्षता की लड़ाई लड़ रही है, लेकिन विडंबना यह है कि आजादी के 70 साल बाद जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था की गई उसमें भी पारदर्शिता अपने वजूद की तलाश कर रही है। राजनीतिक दल कई दशकों से चंदा लेने वालों के नाम को छुपाने का जो खेल रहे थे उसका खात्मा इस इलेक्टोरल बॉन्ड के चलते भी नहीं हो सका। यह विडंबना नहीं तो क्या है कि ट्रांसपेरेंसी के लिए चंदा देने वालों के नाम उजागर करने की मांग की जाती है, लेकिन राजनीतिक दल हर कानून में अपना रास्ता खोज निकालते हैं। 20,000 रुपए से कम चंदा देने वालों के नाम और इलेक्टोरल बॉन्ड में दानदाताओं की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था इसी कानून का एक पहलू है। राजनीतिक दलों को कारपोरेट फंडिंग किसी खास फायदे के मकसद से की जाती है। जब कोई कंपनी राजनीतिक दल को फंडिंग करती है तो इसके पीछे चुनाव बाद उसका आर्थिक फायदा हासिल करने की नीयत होती है। इलेक्टोरल बॉन्ड को गुप्त भले ही कहा जा रहा है, बट एक जर्नलिस्ट द्वारा 1,000 के 2 बॉन्ड खरीदकर इन्हें फॉरेंसिक टेस्ट कराने के बाद ये पता लगा है कि इन बॉन्ड्स पर एक गुप्त नंबर लिखा हुआ है जिससे इसे ट्रेस किया जा सकता है। इसलिए यह कन्फर्म है कि सत्तारूढ़ पार्टी यह पता लगा सकती है कि कौन सी कंपनी विपक्षी दल को फंडिंग कर रही है और आगे चलकर इन कंपनियों को बदले की भावना का शिकार होना पड़ता है। कंपनी द्वारा राजनीतिक दलों को गुप्त फंडिंग करने से न कि कंपनी के शेयर धारक कंपनी के दान से अनजान होंगे, बल्कि मतदाताओं को भी पता नहीं होगा कि कैसे और किसके जरिए राजनीतिक पार्टी को वित्त पोषित किया गया है। अब हम आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को बैन क्यों किया। क्योंकि ऐसे बॉन्ड सरकारी स्वामित्व वाले बैंकों के माध्यम से ही बेचे जाते हैं। इससे सत्तारूढ़ पार्टी को यह जानकारी रहती है कि उनके विपक्षी दल को कौन सा व्यक्ति या कंपनी फंडिंग कर रही है। इससे सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ऐसे व्यक्ति या कंपनी को पीड़ित किया जा सकता है। लोकतंत्र में मतदाताओं को यह जानने का अधिकार होता है कि किस व्यक्ति, कंपनी या संगठन ने किस दल को कितनी मात्रा में धन दिया। परंतु वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दे दी थी। परंतु वित्त अधिनियम 2017 में संशोधन के माध्यम से केंद्र सरकार ने
राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से प्राप्त दान का खुलासा करने से छूट दे दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को बैन करने को लेकर यह तर्क रखा कि इससे नागरिकों के जानने के अधिकार का हनन हो रहा है। देश में इलेक्टोरल बॉन्ड से प्राप्त फंडिंग में सर्वाधिक दान बीजेपी को, दूसरे नंबर पर कांग्रेस को तथा तीसरे नंबर पर टीएमसी को मिली है।